नमस्कार, क्राइम पॉइंट न्यूज़ की स्पेशल पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहन पांडे। जैसा कि हम बता दें कि समूचे उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटों पर जो है चुनाव हुआ और आज 7 मार्च को जो है 7वें चरण का चुनाव अब लगभग जो है संपन्न की तरफ जो है ये कहा जाए कि संपन्न हो चुका है। ऐसे में जो है अब देखना यह है कि क्या 403 विधानसभा में बीजेपी जो है अपना परचम लहराएगी या जो है जिस हिसाब से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी लगातार दावे करते रहे कि 2022 में बाइसिकल। अब देखना यह है कि 10 मार्च को जब मतों की गणना होगी ऐसे में कमल खिलता है या 2022 में अखिलेश के दावे जो 2022 में बाइसिकल अब बाइसिकल चलती है। हम मौजूद हैं से भदोही जनपद अंतर्गत 393 ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र में और हमारे बीच में भदोही जनपद के भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष विनय श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। साथ में पूर्व जिला अध्यक्ष हौसिला पाठक जी मौजूद हैं और तमाम यहाँ पर जो है भाजपा के कार्यकर्ता तथा जो गांव वासी हैं जो यहाँ के गांव के हैं ये लोग मौजूद हैं। रोही हम बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को, रोही ये जो है रोही नाका है वहाँ पर हम मौजूद हैं। सर्वप्रथम हम चलते हैं विनय श्रीवास्तव जी के पास। श्रीवास्तव जी क्या कहेंगे, भदोही जनपद में 3 विधानसभा सीटें हैं, तीनों पर क्या बीजेपी समर्थित एनडीए, कहने का मतलब यह है कि औराई जो है आपका कमल निशान है, इसके साथ भदोही भी कमल निशान है, लेकिन ज्ञानपुर में आपकी सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी का जो है भरी थाली निशान है। क्या कहेंगे, तीनों पे क्या परचम लहराएगी? बिल्कुल लहराएगी पांडे जी। आपसे हमारी मुलाकात तीनों विधानसभाओं का पर्चा भरते समय हुई थी। जी बिल्कुल हुआ था जो है तीनों विधानसभा जब नामांकन हो रहा था उस समय हुआ था, लेकिन जो इसके बाद सियासी उठल पटक या ये कहें कि जो सियासी बदलाव रहा वो लगातार निरंतर होता रहा, चढ़ाव उतार होता रहा और आप भदोही जनपद के जो है आप जिला अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो क्या उम्मीदें लगाई जाए तीनों सीटों पर? किस हिसाब से इस बार विजय का परचम लहराएगी भारतीय जनता पार्टी? पांडे जी, आपको मैं उस दिन भी कहा था, अब किस सियासी उठापटक की आप बात कर रहे हो आप जानो। मेरी दृष्टि में जिस दिन हमने नामांकन किया था उस दिन भी मैं आश्वस्त था और आज तो चुनाव समाप्त हो गया है और मैं तीनों पर बहुत अच्छी बढ़त के साथ विजय प्राप्त करने जा रहा हूँ। मैं दावा कर रहा हूँ। वो जो आप दावे कर रहे हैं सर जो आप दावे कर रहे हैं वो दावे का जो है कहने का मतलब की क्या है कि जो चाबी क्या है? मुझसे पूछिए ना। जी। उस दावे का सिर्फ और सिर्फ एक उत्तर है, वो उत्तर है भारतीय जनता पार्टी द्वारा आम जनमानस के बीच किया गया विकास का कार्य। आम जनमानस जब पूरी वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रही थी तो उसके पास सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। लेकिन विरोधी पक्ष तो यही लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जो है कि इस सरकार में देखा जाए तो कुछ विकास नहीं हुआ, बेरोजगार का मुद्दा रहा, महंगाई का मुद्दा रहा, तमाम मुद्दे लेकर के क्या आपको नहीं लगता है कि ये सब मुद्दे जो है कहीं न कहीं इस विधानसभा चुनाव को प्रभावित करेंगे? मेरी बात सुनिए पांडे जी, विरोध अगर लोकतंत्र में नहीं होगा तो लोकतंत्र अवरोधित हो जाएगा। विरोध एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। आज के 5 साल के योगी के कार्यकाल के पूर्व का जो अखिलेश का कार्यकाल था, अखिलेश जी और सपा के सारे नेता चाहे जिले स्तर के हो चाहे प्रदेश स्तर के हो वो अपने कर्म को याद करें। क्या किया था विकास? हिजाब का मुद्दा सर कहां तक रंग लाएगा इस विधानसभा चुनाव में? 403 विधानसभा सीटें हैं पूरे प्रदेश में, हिजाब का मुद्दा कहां तक लाएगा? लाइए ना जी बताइए। 3 तलाक जब भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम महिलाओं को दे डाला अधिकार, जब से 3 तलाक का मामला हमने कानून से रोका है, आप जरा तलाक की स्थिति देख लीजिए। बड़े पैमाने पर 3 तलाक में कमी आई है। ये एक माइंड गेम था हिजाब। स्कूल में ड्रेस कोड होता है इन ऑल ओवर वर्ल्ड। मैं दावे सुन लीजिए, बोलने दीजिए, आप रोक देते हैं। इन ऑल ओवर वर्ल्ड ये एक समस्या ड्रेस कोड में स्कूल में सेना में नहीं होती है। फिर ये एक सोची समझी साजिश के तहत
एक ऐसी ताकत जो भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करना चाहती थी। कर्नाटक के स्कूल में हिजाब का जो मुद्दा उठाया, वो सोची समझी ताकत के साथ मुस्लिम महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी से विमुख करने का एक षड्यंत्र था। लेकिन इसके बावजूद भी मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय योगी जी ने जिस तरह से विकास के क्रम में किसी को छोड़ा नहीं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो पारसी हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर हम आगे बढ़ते रहे। और वो हिजाब तो उनके चेहरे पर पड़ गया जो लोकतंत्र के साथ आतंकवाद जोड़कर जो भारत को क्या ये हिजाब का हिसाब 2024 में भी देखने को मिलेगा? यार कहां दुनिया चली गई? यूक्रेन में हिजाब क्यों नहीं चिल्ला रहा है? वो तो पूरा विश्व नरेंद्र मोदी की तरफ आंखें उठा के देख रहा है कि मोदी जो बोलेगा वही होगा। क्या बात कर रहे हो? 24 का मुद्दा तो आम एकदम साफ दिख रहा है। न कांग्रेस बच गई और इस लड़ाई में 47 से सपा 57 रोकना चाहेंगे। जनपद भदोही जनपद के जो युवा हैं, क्या युवाओं को जो है, जो युवा चेहरे हैं, क्या उनको जो है राजनीति में नहीं आना चाहिए? उनको कब मौका दिया जाएगा? भदोही जनपद की मिट्टी मैं युवा नहीं लग रहा हूँ सर, 60 साल के तकरीबन होने को आ गए हैं, आप युवा कैसे हैं? युवा जो 27 साल 30 साल के जो युवा राजनीति में आना चाहे, उनको आखिर कब मौका देंगे? तो मैं बता रहा हूँ युवा कैसे आता है। युवा राजनीति में कार्यकर्ता के रूप में आता है या युवा उत्तराधिकारी के रूप में आता है। तो जब हमारे दल में उत्तराधिकारी का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है तो किसी राजनीतिक बाप का बेटा कैसे युवा सांसद हो जाएगा? आपके भारतीय जनता पार्टी के विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी से मैंने जब सवाल किया तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि अब मैं बुजुर्ग हो गया हूं, अब ये मेरा चुनाव आखिरी चुनाव है। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? और तमाम जितने नेता इस बार लड़ रहे हैं वो कब बुजुर्ग होने वाले हैं? मेरा एक मानना है कि हमेशा कार्यकर्ताओं को अवसर मिलना चाहिए। एक बार, 2 बार, 3 बार, इसके बाद नहीं। 3 बार अगर आप जनप्रतिनिधित्व कर लेते हैं तो आप एक कार्यकर्ता से जब जनप्रतिनिधि बनते हैं तो कम से कम आपको 20 से 25 साल का क्षेत्र का और दल का अनुभव होना चाहिए। मेरा निजी विचार है। लेकिन उम्र सीमा भारतीय जनता पार्टी ने तय कर दी है और युवा तो 55 के बाद ही 55 आता है राजनीति का मित्र। 55 के पहले उसको राजनीति का समझ कहाँ होती है? वो तो गांव गलियारों में घूमता रहता है, चलता रहता है। और अब ये 55 का और ये 55 का, ये तो यहाँ का मतदाता, हालांकि जो है अब चुनाव तो ये 7वें चरण का संपन्न हो चुका है, लेकिन 2024 में यहाँ का मतदाता 55 और 55 का वो जरूर हमारी आपकी बातों को जरूर ध्यान रखेगा और 24 में जो है आने वाले चुनाव में जो है लोकसभा चुनाव में वो 55 और 55 जरूर जो है सामने नजर आएगा। बिल्कुल पांडे जी। सर एक सवाल हमारा और है। हमारा सवाल ये सबसे बड़ा ये है कि तमाम हिजाब के मुद्दे और तमाम इधर उधर के मुद्दे, क्या ये नहीं लगता था कि रोजगार के मुद्दों को लेकर के चलते कितने, अभी देखा जाए 5 वर्ष आपकी सरकार है, भदोही जनपद में कितने युवाओं को रोजगार दिया गया? आपको मैं बता रहा हूँ, रोजगार सीधे अगर आप सरकारी नौकरी को समझते हैं तो आपकी मानसिकता होगी। फंड क्रिएट्स, फंड जो है फंड क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट। अगर हम किसी विकास कार्य को कर रहे हैं, जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दे दूं, हंडिया से राजा तालाब के बाहर बनारस तक जो हमने 4 लेन को 6 लेन बनाया, वो कितने करोड़ का काम था? आप बताएं। 300, 500, 600 जो भी करोड़ रहा होगा, वो काम आया तो उसको किया किसने? सरकार कहती है जो है, सर रोकना चाहेंगे, सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, इसके बाद भय मुक्त होगा हमारा जो है प्रदेश, भय मुक्त हमारा समाज होगा। ये बताइए भदोही जनपद में क्या अपराधी के अलावा तमाम ईडी के रेड कितने पड़े हैं, कितने जो है इनकम टैक्स के रेड पड़े हैं? क्या ऐसे लोग नहीं हैं जो इन सब का चोरी करते हैं? आपको एक बात बताएं, 20 साल से बिगड़ी व्यवस्था थी, सुधारते सुधारते इंसान सुधरता है। और हमारी सरकार की नीति है कि हम किसी चीज़ को जब सुधारने चलते हैं तो वो लोकतांत्रिक तरीके से होता है। कुल मिला के कुछ एक्सपोर्टर हैं जिनकी इनकम आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। भदोही जो है भदोही कालीन नगरी है। भदोही कहा जाए तो समूचे प्रदेश में एक भदोही का स्थान है।
ऐसे में 5 वर्ष जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो आप जिला अध्यक्ष हैं। हमारा सवाल इसलिए है कि आप जिला अध्यक्ष हैं। प्रश्न है जी जी एक तो कालीन को लेकर जी, एक मंत्रिमंडल में विस्तार को लेकर। जी बिल्कुल। कालीन के विषय में भारतीय जनता पार्टी की नीति स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी कौशल विकास को लेकर जनता के तमाम नौजवानों को रोजगार देने जा रही है और देती आ रही है। ये जो कौशल विकास था कब आया? 2014 में। 2014 में 2019 में हमको जनता ने रिपीट किया। इसका मतलब कि मोदी जी की जो नीतियां रोजगार के लिए थी उसको जनता ने मुहर लगाई। रहा सवाल कालीन का, तो कालीन का जो फेज हम बढ़ाना चाह रहे थे उसमें सबसे बड़ा दुर्भाग्य इंटरनेशनल महामारी वो कोरोना थी, और उसके बावजूद भी कोरोना में भी हमने व्यापार को बहुत विस्तार तो दे नहीं सका, कारण कि वो एक इंटरनेशनल मार्केट है। उस इंटरनेशनल मार्केट में अब भी भारत सरकार भदोही, मिर्ज़ापुर, पानीपत, कश्मीर तमाम जगहों से गलीचे का जो व्यापार होता है CEPC के माध्यम से, उसमें मैं बेहतर कोशिश कर रहा हूँ। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि इस बार 22 के चुनाव में 300 पार, और इस जिले की तीनों सीट हम बढ़िया बहुमत से जीत रहे हैं। आप पांडे जी, मैं आपको फिर कह रहा हूं सर, आप हमको आज भी मिले। जी बिल्कुल। आप भदोही जिला अध्यक्ष हैं। जिला अध्यक्ष के बाद आप जो है अग्रिम जो है राजनीति में कदम रखेंगे, इसके बाद हो सकता है आप प्रदेश कार्यकारिणी में जाएं, या ये एक सवाल हमारा ये है कि आप विधानसभा लड़ेंगे? देखो साहब, अभी तो शुरुआत हुई, हम लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, हम आगे क्या करेंगे, हम तो एक सिपाही हैं, निर्देश जो मिलेगा वो कर लेंगे। हमारा सवाल इसलिए है, विधानसभा हमारा सवाल इसलिए है कि जो भारतीय जनता पार्टी जो है गंगा मैया हो जाती है, कहने का मतलब दूसरी पार्टियों से लोग आने के बाद उनको विधानसभा का हक जताने लगता है कि हमको विधानसभा का टिकट दिया जाए। हमारा प्रश्न इसलिए है कि जो लगातार आपकी पार्टी में लोग सेवा दे रहे हैं, क्या उनको अनदेखा करके नए लोगों को जो नए उगा रहे हैं, नहा रहे हैं, शुद्धिकरण कर रहे हैं, क्या उनको मौका दिया जाएगा या उनको दिया जाएगा? जी बताइए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 20 साल से जो पॉलिटिकल कचरा था, जिसका उद्देश्य ये था धन बल, बाहुबल, माफिया बल, आतंक बल को जगह जगह छोटे छोटे टुकड़ों में छोटी छोटी पार्टियों ने जिस तरह से प्रश्रय दिया था, उन सारी पार्टियों से वो जनाधारी जो अच्छे लोग थे वो अगर मांगे टिकट तो हमने दिया, और वो टिकट देकर हम 325 का आंकड़ा पार किए। विधानसभा लड़ेंगे सर? विधानसभा लड़ेंगे? विधानसभा 5 साल बाद ये प्रश्न पूछिएगा, आज तो अध्यक्ष ही रहने दीजिए। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। चलिए, हमारे बीच में जो है विनय श्रीवास्तव जी हैं, जिन्होंने सीधे तौर पर अभी हालांकि जो है थोड़ा सा टाल मटोल करते हुए राजनीति को थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करके हमारे सवालों का जवाब जो दिए लपेट में दिए हैं। हमारे बीच में पूर्व जिला अध्यक्ष हौसला पाठक जी मौजूद हैं। पाठक जी क्या कहेंगे? अध्यक्ष जी ने दावे ठोक दिए कि 3 के तीनों पर जो है हमारा कमल सहयोगी संगठन जो NDA है वो कमल सहयोगी अब खिलने वाला है, अब बड़े जीत के साथ में। पिछली बार भी चुनाव हुआ, उसमें भी दावे हुए थे, तो 2 सीटों पर कम से कम आपका कमल जो है एक प्रकार से खिला था, क्या कहेंगे? देखिए, इस बार भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन का जो चुनाव हो रहा है, इसमें इस बार हम लोग तीनों सीट पर जीत रहे हैं और भारी मतों के अंतर से जीतेंगे। इस बार देखिए बहुत फ्रेश चुनाव हो रहा है। जो धमकाने वाला था, पैसा बांटने वाला था, उस समय जेल में अंदर है। और इस बार एकदम इतना फ्रेश, प्रशासन इतना टाइट है, यहाँ की DM, यहाँ के कप्तान साहब, फोर्स इतनी टाइट है कि पैसे बांटने वाला या लालच देने वाला, दारू बांटने वाला कोई काम हुआ नहीं। एक सवाल सर रोकना चाहेंगे। अध्यक्ष जी, ये बताइए, जो है आप कह रहे हैं लगातार हम सबका साथ सबका विकास, 3 विधानसभा सीटें, किसी महिला को आपने प्रत्याशी क्यों नहीं बनाया? यार, आप ऐसा टेढ़ा प्रश्न पूछते हैं। सवाल नहीं, 33% आप आरक्षण की बात करते हैं। एक मिनट, आप 33 से 35% महिला आरक्षण की बात करते हैं। आपने 3 में कौन से महिला आरक्षण को, कौन से महिलाओं को मैदान में उतारा? पुरुष से तो फुर्सत ही नहीं तो महिला की जब लिया हुई कोई पार्टी लड़ाए, हम लड़ाई। क्या आपको नहीं लगता है कि आपको आगे आकर के महिलाओं के लिए भी एक सीट यहाँ सुनिश्चित किया जाए? बीजेपी लड़ाती। पांडे जी, एक बार आप राजनीति करके देखिए ना। जी सर, देखिए राजनीति जो है
क्या है, ठीक है, हम राजनीति करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन आप राजनीति, इसलिए हमारा सवाल है, हम हारे हुए लोगों से, हम विरोधी पक्ष से जो है हम ये सवाल नहीं कर सकते कि जो है कि जो हारे बेचारे हैं उनसे हम क्या सवाल करेंगे। आप सत्ता पक्ष में, इसलिए हमारा सवाल जवाब आपसे है कि आप क्या महिलाओं की संख्या नहीं है। हम 3 विधानसभा सीट की बात कर रहे हैं सर, 3 विधानसभा सीट, इसके साथ भदोही लोकसभा है, 5 विधानसभा सीट, ज्ञानपुर, भदोही, औराई, हंडिया और इसके बाद प्रतापपुर, 5 में आपने कितनी महिलाओं को सीट दिया है सर, हम जानना चाहते हैं। एक भी नहीं। तब फिर महिला सुरक्षा और महिला आत्मरक्षा की बात कहाँ रह जाती है सर? अब एक बात बताएं, महिला की सुरक्षा और आत्म सुरक्षा शासन का नियम है, सबकी सुरक्षा, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, शासन सब पर उसी तरह अपना दृष्टि। राजनीति में सर क्यों नहीं लाते हैं आप? राजनीति में क्यों नहीं लाते? हम छीन नहीं लेते हैं सर, राजनीति में आप क्यों नहीं लाते हैं? हम कह रहे हैं कि घर से महिलाओं को खोद के कोई निकालेगा क्या? जिसकी इच्छा वो आया नहीं है क्या? क्यों महिलाओं ने आवेदन नहीं किया था सर आपके यहाँ? किया था, पार्टी ने उस योग्य समझा होगा तो दिया होगा, जहाँ समझा वहाँ दिया नहीं क्या? तो चलिए ठीक है, 5 लोकसभा सीटों पर जो है पार्टी ने विश्वास नहीं जताया, कहने का मतलब इस भदोही लोकसभा में आकर के जो महिलाओं सुरक्षा और महिलाओं के हक की जो देखा जाए जो भूमिका होती है, कहीं न कहीं पार्टी को नज़र नहीं आती है। हमारे बीच में पूर्व जिलाध्यक्ष हौसला पाठक जी लगातार मौजूद हैं। पाठक जी, क्या कहेंगे, क्या ये नहीं लगता है कि पार्टी ने महिलाओं को अनदेखा किया? महिलाओं का अनदेखा नहीं किया। बनारस में हमारे मेयर हैं, इलाहाबाद में हमारी अभिलाषा गुप्ता मेयर हैं, जो योग्य महिला हैं। लेकिन सर अब इस समय जो है बीके सिंह हो गए हैं प्रयागराज में, बीके सिंह जो है हो गए हैं। जी जी देखिए, ऐसा है, महिलाओं का सम्मान जो भारतीय जनता पार्टी में जो है और माननीय योगी जी की सरकार में जो है वो किसी सरकार में नहीं थी। यहाँ महिलाओं के लिए हेल्पलाइन भी बना है। महिलाओं के ऊपर हेल्पलाइन के साथ साथ 5 विधानसभा सीटें हैं इस लोकसभा में, भदोही लोकसभा में। आप मेरी बात सुनो, आप 30% 33% आप प्रश्न को उलझा रहे हैं। आप 30% 33% महिलाओं को आप आरक्षण देते हैं, ऐसे में 5 में नहीं दिया गया है, मिलेगा उनको आरक्षण। जी हाँ, महिलाओं को जो है सर क्या कहेंगे, क्या देना नहीं चाहिए या देना चाहिए? अब आने वाले समय में क्या दिया जाएगा? देना चाहिए। और जहाँ आरक्षण के अंदर महिलाएं, चाहे चेयरमैन के चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत का चुनाव है, आरक्षण के विषय जब आएगा तो आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा, ऐसी बात नहीं है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की 3 सीटों पर 3 वर्ग को लड़ाया था चुनाव, इस बार 1 सीट गठबंधन में चली गई, तो गठबंधन के अनुसार पार्टी ने लड़ाया चुनाव ज्ञानपुर में। पिछली बार हमने औराई से ऐसी लड़ा था, सामान्य सीट पर वहाँ भदोही में सामान्य वर्ग का रविंद्र त्रिपाठी को लड़ाया था, और ज्ञानपुर में महेंद्र बिंद को लड़ाया गया था, वो आरक्षण के हित में लड़ाया गया था। लेकिन इस बार गठबंधन में जाने के कारण 1 सीट पर वह गठबंधन के अनुसार पार्टी ने लड़ाया। और महिलाओं का आरक्षण जो वो है सुरक्षित है। महिलाओं का जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी में है वह किसी दल में नहीं है। जी, हमारे बीच में लगातार अब्दुल सिंह जी, आप पहले आप बताइए, जो है जो खेल और जो यहाँ मेल चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, क्या वो सही है? जो खेल चल रहा है वो देश हित में चल रहा है, राष्ट्र हित में चल रहा है। अभी आप जो पूछ रहे थे महिलाओं के लिए, तो सिर्फ एक विधानसभा से या तो एक जनपद से आरक्षण की सीट नहीं क्लियर होती मान्यवर जी। वह आरक्षण जो होता है महिलाओं का पूरे प्रदेश में होता है, और पूरे प्रदेश में आपको गारंटी के साथ मैं बताता हूँ कि आरक्षण है जिसमें महिलाओं की भागीदारी है। तो 5 विधानसभा सीटों पर एक महिला उम्मीदवार क्यों नहीं उतारी गई? ऐसा है, महिला उम्मीदवार इसलिए नहीं उतारी गई, यह जो है संगठन का विषय है। संगठन के विषय पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। यह संगठन जो जिसको निर्देशित करता है, जो जिसके योग्य रहता है, उसको प्रत्याशी बनाता है, न कि अपने मन से बनाता है, न कि कोई प्रत्याशी अपने मन से चुनाव लड़ता है। आप भदोही जनपद की बात देखिए, हमारे यहाँ औराई में 80 सीट है सुरक्षित, और भदोही जनपद में सामान्य है, और ज्ञानपुर विधानसभा में सामान्य है। जैसा पूर्व अध्यक्ष ने बताया कि अभी पिछले बार महेंद्र बिंद जी को लड़ाया गया, वो आरक्षण से नहीं थे, वह उनकी कैटेगरी में आ रहे थे, इसलिए उनको लड़ाया गया था। क्या 2022 में जो है भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर जो है तीनों विधानसभा पर कब्जा होगा, या जिस हिसाब से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कहते हैं कि 2022 में बाइसिकल, अब वो देखने को मिलेगा?
कैमरा पर्सन दिनेश के साथ महेंद्र पांडे, भदोही, उत्तर प्रदेश।